नमस्कार। आज का हमारा टॉपिक है संसद के दोनों सदनों में तुलनात्मक अध्ययन, यानी इंडियन पॉलिटिकल सिस्टम में द्विसदनात्मक व्यवस्थापिका और द्विसदनात्मक व्यवस्थापिका के दोनों अंग जो हैं, लोकसभा और राज्यसभा, उन दोनों में तुलनात्मक अध्ययन या दोनों में पाए जाने वाले संबंधों पर आज हम परिचर्चा करने जा रहे हैं। इंडियन पॉलिटिकल सिस्टम भारत के संविधान की सर्वोच्चता के साथ हम अनेक प्रावधानों का अध्ययन करते हैं। आप सभी को विदित है कि भारत में संसदात्मक शासन व्यवस्था पाई जाती है और संसदात्मक शासन व्यवस्था में सरकार के 3 अंगों का जिक्र आता है, जिसमें व्यवस्थापिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका। आज हमारा जो टॉपिक है, व्यवस्थापिका के दोनों अंग एक दूसरे से रिलेटेड हैं और भारत का संविधान उन्हें किस तरह के प्रावधानों से लाभान्वित करता है या उन्हें कर्तव्यपरायण बनाता है। लोकसभा ये निम्न सदन है, जनता का सदन है, जनता द्वारा निर्वाचित सदन है, यानी प्रतिनिधि जो आते हैं 5 साल के लिए निर्वाचित होकर, वो जनमत की शक्ति को हासिल करके आते हैं। निश्चित समय अवधि में चुनाव होता है। वयस्क मताधिकार के आधार पर बहुमत प्राप्त करने के बाद रिप्रेजेंटेटिव जो व्यवस्थापिका में आ जाते हैं, वो एक सरकार का निर्माण करते हैं, जिसे हम कार्यपालिका कहते हैं। यानी बहुमत दल के नेता को प्रधानमंत्री और प्रधानमंत्री के द्वारा उसी दल में से मंत्रिमंडल का गठन होता है। उसके बाद प्रत्येक सदस्य सामूहिक रूप से प्रधानमंत्री के नेतृत्व में सदन के प्रति अपने उत्तरदायित्व का निर्वहन करता है। ये लोकतांत्रिक व्यवस्था। दूसरी तरफ हमारे यहाँ दूसरा सदन राज्यसभा है। राज्यसभा राज्यों को रिप्रेजेंट करता है, संघीय क्षेत्रों को प्रतिनिधित्व देता है। राज्यसभा के कार्यकाल 6 वर्ष का है और प्रत्येक 2 वर्ष के बाद 1/3 सदस्य इसमें बदल जाते हैं, यानी इसका पूर्णतः विघटन नहीं होता। इसके सदस्यों का चुनाव अप्रत्यक्ष रूप से निर्वाचक मंडल द्वारा होता है, यानी राज्य विधानसभाओं के सिलेक्टेड मेंबर इन्हें सेलेक्ट करते हैं। अनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली का आधार रखा गया। इसके बाद हमारी बात आती है, ये तो हो गया इनका गठन कैसे होता है। फिर बात आती है ये किस तरह से कार्यम शक्तियों का उपभोग करते हैं। भारत का संविधान क्या प्रावधान करता है, भारतीय संविधान में दोनों सदनों को किस तरह से बराबरी का और कहीं लोकसभा को सर्वोच्चता का और कहीं राज्य विधानसभाओं को भी अनुसमर्थन का अधिकार प्रदान करके कार्यम शक्तियों का जो विवेचना की गई है, जिसका हम समय समय पर सदुपयोग और अध्ययन करते आए। सबसे पहली बात तो ये आती है कि लोकसभा जो कि जनता का सदन है और राज्यसभा जो कि राज्यों को रिप्रेजेंट करता है, तो हम ये कहना चाह रहे थे कि इनके नामकरण के संबंध। नामकरण यानी दोनों में जब अध्ययन करते हैं तो एक का नाम लोकसभा, एक का नाम राज्यसभा। एक जनता का सदन, एक राज्यों का सदन, एक निम्न सदन, एक उच्च सदन, इस तरह से संज्ञाएं दी गई। प्रतिनिधित्व के संबंध में एक जनता को रिप्रेजेंट करता है, एक संघीय व्यवस्था को रिप्रेजेंट करता है। यानी संघात्मक शासन व्यवस्था को यदि हम समझना चाहें तो इसके माध्यम से समझ में आता है। सत्ता का विकेंद्रीकरण भी यदि हम समझना चाहें तो इन पहलुओं से समझा जा सकता है। सदस्य संख्या में अंतर है, जैसा कि आपको विदित है। लोकसभा की सदस्य संख्या 545 और राज्यसभा की सदस्य संख्या 250 और इसमें भी 12 सदस्यों को राष्ट्रपति द्वारा कला साहित्य विज्ञान में दक्ष मेंबरों को मनोनीत किया जाता है। फिर निर्वाचन के संबंध में
अंतर दोनों में आता है। तो निर्वाचन प्रत्यक्ष रूप से जनता रिप्रेजेंटेटिव को चुनती है, वो लोकसभा। अप्रत्यक्ष रूप से जो सदस्य चुने जाते हैं वो है राज्यसभा। वयस्क मताधिकार है लोकसभा में। 18 साल की आयु प्राप्त प्रत्येक नागरिक को बिना किसी जाति, भाषा, धर्म, रंग, लिंग के भेदभाव के वोट डालने का अधिकार है। और रिप्रेजेंटेटिव यदि उसे बनना है तो 25 साल की आयु लोकसभा के लिए, 30 साल की आयु राज्यसभा के लिए अनिवार्य है। वह भारत का नागरिक हो, वह पागलकोड़ी दिवालिया न हो, वह किसी लाभ के पद पर विराजमान न हो। यदि हो तो पद से त्यागपत्र उसको देना पड़ता है। कार्यकाल के संबंध में जैसा मैं बता चुकी हूँ, लोकसभा का कार्यकाल 5 वर्ष का है। निश्चित समय अवधि में चुनाव होते हैं। बहुमत प्राप्त राजनीतिक दल शासन सत्ता का संचालन करते हैं। यदि सदन में अविश्वास प्रस्ताव के द्वारा बहुमत खत्म हो जाता है, समर्थन वापस ले लिया जाता है, तो सरकार को त्यागपत्र भी देना पड़ सकता है। दूसरी तरफ राज्यसभा पूर्णतः विघटित नहीं होती। 6 वर्ष का कार्यकाल है। तो आपने देखा कार्यकाल में अंतर है, निर्वाचन में अंतर है, प्रतिनिधित्व में अंतर है, रिस्पॉन्सिबिलिटी में अंतर है और सदस्य संख्या में अंतर है। फिर बात आती है साधारण विधेयक के संबंध में। साधारण विधेयक दोनों सदनों में से किसी में भी प्रस्तुत किया जा सकता है। दोनों सदनों में यदि विवाद हो जाए, मान लीजिए दोनों सदनों में कोई विवाद हो गया, तो अनुच्छेद 108 के अनुसार राष्ट्रपति द्वारा दोनों सदनों की संयुक्त बैठक बुलाकर संयुक्त बैठक में बहुमत के आधार पर विधेयक के संबंध में निर्णय लिया जाता है। लेकिन ज़्यादातर मान्यता यही है कि निर्णय लोकसभा के सदस्यों के पक्ष में जाता है, क्योंकि बहुमत उधर सरकार भी बहुमत से बनती है और सदस्य संख्या भी ज़्यादा है, तो मैच्योरिटी जो ज़्यादा है, बहुमत जो है वो ज़्यादातर लोकसभा के सदस्यों के माध्यम से उस प्रस्ताव को पास करवा लिया जाता है। संवैधानिक संशोधन के संबंध में हमारा संविधान ने दोनों सदनों को बराबर अधिकार दिया है। वह अपने अपने बहुमत के आधार पर सदन में प्रस्ताव को पारित करते हैं, यानी 2/3 बहुमत से वो कार्य करते हैं और उसके पश्चात प्रस्ताव को पास कर दिया जाता है। वित्तीय विधेयक के संबंध में संविधान ने ये प्रावधान किया है कि आप सभी को विदित है ये बात कि वित्त विधेयक वित्त मंत्रालय में तैयार होता है, मंत्रिमंडल में तैयार होता है और तैयार बजट को लोकसभा में यानी निम्न सदन में प्रस्तुत किया जाता है। और निम्न सदन में प्रस्ताव यदि पारित हो जाता है तो द्वितीय सदन के पास प्रस्ताव जाता है। द्वितीय सदन उसे 14 दिन तक रोक सकती है, बाकी उसमें कोई परिवर्तन करने का अधिकार उसको नहीं दिया गया। अंतिम निर्णय लोकसभा का है। दिए गए सुझावों पर विचार करना, उसमें परिवर्तन करना, ये लोकसभा के ऊपर निर्भर करता है। कार्यपालिका पर नियंत्रण के संबंध में यदि इनकी तुलना करें तो हमारे सामने प्रश्न आता है। सबसे पहले तो संसदात्मक शासन व्यवस्था के कारण कार्यपालिका का निर्माण ही लोकसभा में से होता है। तो नेचुरल है कि कार्यपालिका पर नियंत्रण लोकसभा का रहता है। प्रश्न पूछना, बहस करना, बजट द्वारा, कटौती द्वारा, निंदा द्वारा, अविश्वास प्रस्ताव द्वारा, काम रोको प्रस्ताव द्वारा, स्थगन प्रस्ताव द्वारा अनेक पहलू हैं जो समय समय पर कार्यपालिका को नियंत्रित किया जा सकता है। और यहाँ तक कि अविश्वास प्रस्ताव पारित हो जाने पर सरकार को त्यागपत्र भी देना पड़ सकता है। दूसरा पहलू ये आता है, राज्यसभा के पास कार्यपालिका नियंत्रण का ये अधिकार नहीं है, लेकिन प्रश्न पूछना, पूरक प्रश्न पूछना, ये अधिकार राज्यसभा के सदस्यों के पास है, जिसका प्रत्युत्तर कार्यपालिका के सदस्यों को देना पड़ता है। लेकिन कुछ ऐसे अधिकार हैं जिसमें दोनों सदन बराबर रोल अदा करते हैं, यानी भूमिका है उनकी। जैसे राष्ट्रपति का निर्वाचन।
राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य राष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेते हैं। ये तो है ही, संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य राष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेते हैं, जिसको हम निर्वाचक मंडल कहते हैं। राज्य विधानसभाओं के सदस्य भी लेते हैं। राज्यसभा के सदस्य लोकसभा के सदस्यों के साथ मिलकर उपराष्ट्रपति का चुनाव भी करते हैं। इसके साथ साथ राज्यसभा व लोकसभा के सदस्य राष्ट्रपति के साथ साथ सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों तथा कुछ पदाधिकारियों पर महाभियोग भी लगाने का कार्य कर सकते हैं। महाभियोग केवल तभी पारित समझा जाता है जब दोनों सदन इस प्रकार के प्रस्ताव को स्वीकार कर लेते हैं। फिर इसके बाद हम बात कर रहे थे, राज्यसभा लोकसभा के साथ मिलकर बहुमत के प्रस्ताव पास कर उपराष्ट्रपति को भी उसके पद से हटा सकते हैं। उपराष्ट्रपति को हटाने का प्रस्ताव प्रथम बार राज्यसभा से पारित होकर लोकसभा के पास जाता है, यानी ये प्रस्ताव राज्यसभा में पहले पारित होता है। 1 महीने से अधिक संकट काल को जारी रखना हो, जिसको हम आपातकाल कहते हैं, इस प्रस्ताव को अनुमोदन कराने के लिए लोकसभा व राज्यसभा दोनों से प्रस्ताव पारित करना अनिवार्य है। ऐसा हमारा संविधान में प्रावधान किया गया है। ज़्यादा से ज़्यादा राष्ट्रपति शासन की अवधि 6 महीने है और इस अवधि को बढ़ाने के लिए सदन में बहुमत प्राप्त करना जरूरी होता है, अनुसमर्थन प्राप्त करना जरूरी होता है। अन्य शक्तियों में आता है अनुच्छेद 249 के अनुसार राज्यसभा उपस्थित और बहुमत से राज्यसभा उपस्थित और मतदान में भाग लेने वाले 2/3 सदस्यों के बहुमत से राज्य सूची के किसी विषय को राष्ट्रीय महत्व का घोषित कर सकती है। राज्यसभा द्वारा ऐसे प्रस्ताव पास कर दिए जाने पर संसद उस विषय पर कानून का निर्माण कर सकती है। अनुच्छेद 312 के अनुसार राज्यसभा ही अपने 2/3 बहुमत से प्रस्ताव पास कर नई अखिल भारतीय सेवाएं स्थापित करने का अधिकार केंद्रीय सरकार को दे सकती है। पायली के शब्दों में राज्यसभा एक निरर्थक सदन या व्यवस्थापन पर केवल रोक लगाने वाला सदन नहीं है। वास्तव में राज्यसभा शासन तंत्र का एक आवश्यक अंग है, केवल दिखावा मात्र या दूसरा सदन नहीं। कहने का हमारा तात्पर्य ये है कि उपर्युक्त विवरण पढ़ने के बाद हम ये निष्कर्ष निकाल रहे हैं कि दूसरा सदन सार्थक है, सही है, प्रासंगिक है, उसका औचित्य है। 1 से 2 भले, इतना बड़ा लोकतांत्रिक देश है और लोकतांत्रिक व्यवस्था को कायम रखने के लिए किसी भी प्रकार किसी भी प्रस्ताव में जल्दबाजी न हो जाए, मनमानीता न हो जाए, कमी न रह जाए, जनहितकारी कार्यों को पूरा करना जरूरी समझा जाए, इसके लिए दूसरे सदन की उपस्थिति आवश्यक है, अनिवार्य है। और यही प्रोसेस इंडियन पॉलिटिकल सिस्टम में भारतीय राज्य व्यवस्था में अपनाकर दूसरे सदन की स्थापना की गई है। आज हमने पढ़ाई की कि 2 सदन व्यवस्थापिका के दोनों में आपसी संबंध क्या है, दोनों में तुलना क्या है। जब हम तुलना करते हैं तो पहला सदन सर्वोच्च दिखाई देता है, लेकिन कुछ ऐसे कार्य हैं जिसके माध्यम से हम ये भी बताना चाह रहे हैं कि दूसरा सदन भी अपने आप में सशक्त है, उपस्थित है, आवश्यक है, प्रासंगिक। नमस्कार।